नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के खास कार्यक्रम साइटेक में और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज के एपिसोड में हम एक बार फिर विज्ञान और तकनीक की दुनिया से कुछ खास लेकर आए हैं, जिसमें है ज्वालामुखी से निकलने वाला संगीत, मच्छरों का आपकी तरफ आकर्षित होने का विज्ञान और धरती के दूसरे चांद से मुलाकात। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। हम में से हर किसी ने स्कूल में भूगोल की किताब में ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है। कुछ ज्वालामुखी जागृत होते हैं जिनसे लावा गैस निकलते रहते हैं, और कुछ प्रसुप्त होते हैं जो लंबे समय तक शांत रहते हैं, फिर कभी भी फट सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्वालामुखी के फटने में भी एक संगीत छिपा है जिसे वोल्केनिक म्यूजिक कहते हैं। इस संगीत से ज्वालामुखी के फटने की भविष्यवाणी की जा सकती है। आइए जानते हैं कैसे। ज्वालामुखी कुदरत के बेहिसाब ताकत का प्रतीक है, जिसके आगे इंसान बेबस है। सक्रिय अवस्था में अपने आसपास भारी तबाही मचाने वाले ये ज्वालामुखी जीवन के लिए जरूरी भी माने जाते हैं। 18वीं सदी तक ज्वालामुखियों को वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश शुरू हो गई थी, लेकिन कोई ज्वालामुखी कब फटेगा, इसकी सटीक भविष्यवाणी आज भी मुश्किल है। हालांकि इस दिशा में प्रयास जारी है। इक्वाडोर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रहस्यमयी घटना के आधार पर ज्वालामुखी के फटने की भविष्यवाणी करने की कोशिश की है। ये घटना है वोल्केनिक म्यूजिक। वोल्केनिक म्यूजिक वास्तव में ज्वालामुखी से निकलने वाले एक विशिष्ट आवाज को कहा गया है। अमेरिका के इडाहो में स्थित बॉय स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इक्वाडोरियन ज्वालामुखी कोटोपैक्सी का अगस्त 2015 में अध्ययन किया। यह अध्ययन एक के बाद एक कई विस्फोट के बाद किया गया। उन्होंने पाया कि ऑर्गन पाइप से उत्पन्न आवाज से मिलती जुलती एक ध्वनि उस ज्वालामुखी से निकल रही है। कोटोपैक्सी क्वाइटो शहर से 50 किलोमीटर दूर स्थित विश्व के सबसे ऊंची ज्वालामुखियों में से एक है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोटोपैक्सी के गहरे और सक्रिय आकार के कारण जब हवा इसके क्रेटर पर दबाव बनाती है तो ये खास तरह की ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। इन तरंगों में से कई काफी कम फ्रीक्वेंसी की हैं, जिन्हें इंफ्रासाउंड वेव कहते हैं। ये तरंगे मानवीय श्रवण शक्ति की सीमा से बाहर होती हैं। शोधकर्ताओं ने कोटोपैक्सी के किनारों पर खास माइक्रोफोन का नेटवर्क स्थापित किया, जो इन कम फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड कर सकता था। उन्होंने पाया कि कोटोपैक्सी से निकलने वाली आवाज 0.2 हर्ट्ज पर रेजोनेट कर रही थी। ये अन्य ज्वालामुखियों से निकलने वाली आवाज से 5 गुना कम फ्रीक्वेंसी की थी। इस अजीब आवाज के लिए ज्वालामुखी के 300 मीटर गहरे सिलेंडरनुमा क्रेटर के अंदर हवा के झोंकों को कारण बताया गया। पेच कसने की आवाज से मेल खाने की वजह से इस आवाज को टॉर्नेलस नाम दिया गया, जो कि एक स्पेनिश शब्द है। वैज्ञानिकों ने सितंबर 2015 और अप्रैल 2016 के बीच टॉर्नेलस पैटर्न की आवाजें 37 बार दर्ज की। हर बार ध्वनि संकेत 1 दर्जन या उससे ज्यादा कंपन तक ठहरता, वैसे ही जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रुकने से पहले रेजोनेट करता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोटोपैक्सी से निकलने वाली ये आवाज उस ज्वालामुखी के फटने की भविष्यवाणी में मदद कर सकती है, क्योंकि इस विशिष्ट आवाज या वॉइस प्रिंट से उस ज्वालामुखी के अंदर हो रहे बदलाव के बारे में जाना जा सकता है, जो सामान्य तौर पर उजागर नहीं होता। ये शोध अमेरिकी जियोफिजिकल यूनियन के जर्नल जियोफिजिकल रिव्यू लेटर में प्रकाशित हो चुका है। वैज्ञानिकों की योजना अन्य ज्वालामुखियों पर अपने सिद्धांत को परखने की है। क्या आपको भी दूसरों की तुलना में ज्यादा मच्छर काटते हैं? अब अगर आपसे कहें कि ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है, तो कई लोग आपसे ये कहेंगे कि जिसका खून ज्यादा मीठा होता है उसको मच्छर ज्यादा काटते हैं। लेकिन मच्छर काटने की एक नहीं बल्कि कई वैज्ञानिक वजह हैं। आइए जानते हैं क्या। हमारा सुकून तब गायब हो जाता है जब एक छोटा सा मच्छर आकर हमें काट लेता है और हम बेचैन हो उठते हैं। विभिन्न शोधों में पाया गया है कि करीब 20 से 25% लोगों को आम लोगों से ज्यादा मच्छर काटते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड,
जैसे ही मच्छर अपने संभावित शिकार की ओर बढ़ता है, इसका मैक्सिलरी पल्प, जो कि मच्छर का एक एंटीना युक्त अंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को 150 किलोमीटर दूर से पहचानने में मदद करता है। अब जैसा कि हम सभी सांस लेते हुए गैस का उत्सर्जन करते हैं, मच्छर आसानी से हम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों तक इनकी पहुंच ज्यादा होती है, जैसे गर्भवती महिलाएं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भवती महिलाओं की मेटाबॉलिक रेट यानी कि चयापचय क्रिया की दर तेज होती है और वो सांस छोड़ते समय 21% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करता है। मच्छरों के आकर्षित होने का एक अन्य कारण गंध भी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ गंध ऐसी होती है जिससे आकर्षित होने से मच्छर खुद को रोक नहीं पाते। व्यायाम और टहलते समय लोग ज्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड या अमोनिया का उत्पादन करते हैं। ऐसे में शरीर से निकलने वाली गंध मच्छरों को ज्यादा आकर्षित करती है। एक रिसर्च में ये कहा गया है कि अल्कोहल भी मच्छरों को आकर्षित करता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति बियर पीता है तो उसके पसीने में इथेनॉल की मात्रा बढ़ जाती है और ये मच्छरों को आकर्षित करता है। हमारी त्वचा पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया शरीर से आने वाली गंध को काफी हद तक निर्धारित करते हैं। शोध बताते हैं कि मच्छरों की अलग अलग प्रजाति शरीर के अलग अलग हिस्सों की ओर आकर्षित होती है। कुछ मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण सिर और कंधों की ओर आकर्षित होते हैं, वहीं दूसरे मच्छर पैर और एड़ियों की ओर आकर्षित होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि मच्छर गहरे रंग जैसे कि नीला, लाल और काले रंग की पहचान आसानी से कर लेते हैं और इन रंगों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। सबसे रोचक बात यह भी है कि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से रेपेलेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे मच्छर दूर रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग अट्रैक्टेंट्स कंपाउंड उत्पन्न करते हैं जिनसे मच्छर आकर्षित होते हैं। दूर आकाश में दिखने वाला चांद किसे प्यारा नहीं लगता। हम बचपन से इस चांद को इकलौता मानते रहे हैं और अपना सारा प्यार उड़ेलते रहे हैं। हो भी क्यों ना, आखिरकार ये सबसे चमकीला जो है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि चांद पृथ्वी का इकलौता उपग्रह नहीं है? कौन है वो दूसरा चांद? क्या ये हमारे चांद की तरह ही पृथ्वी का स्थायी साथी है? आइए देखते हैं। विज्ञान एक सतत खोज है, एक अनुसंधान है सत्य का। जब तक सत्य उजागर नहीं होता तब तक कोई भी खोज अंतिम नहीं है। यही कारण है कि स्कूल कॉलेज के विज्ञान पाठ्यक्रमों में निरंतर बदलाव होता रहता है। इसी खोज के क्रम में 1997 में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के दूसरे उपग्रह का पता लगाया। हालांकि ये क्वासी ऑर्बिटल सैटेलाइट यानी कि अर्ध अक्षीय उपग्रह है जिसे 3753 क्रूएनिया का नाम दिया गया। इसे अर्ध अक्षीय उपग्रह कहा गया क्योंकि ये चांद की तरह पृथ्वी के चारों ओर एक सटीक अंडाकार पथ में परिक्रमा नहीं करता, बल्कि सौर मंडल के आंतरिक भाग में हॉर्सशू ऑर्बिट यानी कि घोड़े की नाल के आकार की कक्षा में तेजी से भागता रहता है। हॉर्सशू ऑर्बिट सौरमंडल के चंद्रमाओं के लिए एक सामान्य बात है। शनि ग्रह के कुछ उपग्रहों का भ्रमण पथ ऐसा ही है। क्रूएनिया के संदर्भ में खास ये है कि ये अपने हॉर्सशू ऑर्बिट पर डगमगाते हुए एक ओर झुका होता है। ये पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर एक अव्यवस्थित गोला बनाता है जो इतना लोचदार है कि शुक्र और मंगल दोनों के पड़ोस तक पहुंच जाता है। क्रूएनिया सूरज की परिक्रमा 1 साल में पूरा करता है, लेकिन पृथ्वी की कक्षा के परिक्रमा में 800 साल लगाता है। इसके बारे में वैज्ञानिक बहुत ज्यादा जानकारी अभी नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन ये पता है कि ये 5 किलोमीटर व्यास का है जो कि धूमकेतु 67P के लगभग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्रूएनिया के सतह का गुरुत्वाकर्षण भी 67P के जैसा होगा, जिससे वहां खोजे इंसान या मशीन को उतारने में चुनौतियां आएंगी। ऐसा अनुमान है कि क्रूएनिया 2750 साल बाद पृथ्वी के काफी करीब होगा, लेकिन टकराने की संभावना नहीं है। दूसरे चांद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण की परिधि में कई स्वच्छंद चट्टानी टुकड़ों की मेजबानी करता है, लेकिन ये अस्थायी होते हैं। हॉर्सशू कक्षीय पिंड के स्थायी होने की कोई गारंटी नहीं होती और ऐसे में 3753 क्रूएनिया का भविष्य अंधकारमय है। ऐसी कक्षा वाले पिंडों का जीवन 1000 लाख साल आंका गया है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि क्रूइनिया मनुष्यों के एस्टेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह पर उतरने के लिए एक अभ्यास स्थल का काम कर सकता है और शायद हमारी नई तकनीकों के लिए दुर्लभ धातु का स्रोत भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमें इंतजार है आपके फीडबैक का, तो लिखना ना भूलिएगा नीचे दी गई ईमेल आईडी पर। साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करिए। तो फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे साइटेक के नए अंक के साथ। नमस्कार।